ठीक है, चलो देखो हमने लास्ट क्या किया था, लास्ट हमने हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ रहे थे। हमने हमने बेसिक पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, हमने बेसिक पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, हमने सारा पढ़ा। फिर लास्ट में चलेंगे कंसंट्रेशन पे। फिर हमने कंसंट्रेशन जो टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म्स उनको स्टडी किया, कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने स्टडी किया। और कंसंट्रेशन टर्म्स में भी हमने बहुत सारी कंसंट्रेशंस को कवर कर लिया था। कौन किस चीज को कवर किया हमने, सबसे पहले अपन ने किया था परसेंटेज कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्या किया था, परसेंटेज। परसेंटेज जो तीन टाइप की होती है, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V, अपन ने सबको किया था। देन उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद किया था ppm, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, उसको हमने कवर किया था। देन हमने क्या किया, देन हमने उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ की, फिर हमने मास फ्रैक्शन, फिर हमने मोल फ्रैक्शन, इनको यहां तक हमने क्लियर कर लिया। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे जो हमारा है नेक्स्ट वो है हमारी मोलैरिटी। नेक्स्ट हम करेंगे मोलैरिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हमारी कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलैरिटी। देखो हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होता है। देखो जो अगर हम कंसंट्रेशन बात करें, कंसंट्रेशन कि अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें क्या निकालनी है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तब हम मोलैरिटी को ही क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को ही फाइंड आउट करते हैं। ओके, सबसे पहले जो मोलैरिटी है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हमें देखिए, it is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution। देखो मोलैरिटी की वैल्यू होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में, मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसके सॉल्यूट के, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, वही क्या होता है, हमारी मोलैरिटी होती है। वही क्या होती है, हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें होगा वो तो लीटर में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, वो लीटर के अंदर होगा। ओके, तो मोलैरिटी क्या आ गई हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब मैं 1 लिखूंगा, 1 किसके लिए होगा, वो सॉल्वेंट के लिए, 2 किसके लिए होगा, वो सॉल्यूट के लिए, और जब मैं x लिखूंगा तो वो किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इसके सॉल्यूट के, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या लीटर पर मोल, और नीचे क्या है, लीटर। तो मोल पर लीटर क्या होगी इसकी, सर बोर्ड इज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है सबको, क्लियर नहीं है बोर्ड, या फिर आपको नहीं है। हाँ जी, क्लियर है बोर्ड सबको, हाँ जी फटाफट बताओ। बोर्ड नॉट क्लियर, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है या ब्लर हो रहा है थोड़ा, हाँ जी बिल्कुल नहीं क्लियर है या फिर ब्लर हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, फटाफट बताओ एक बार। क्लियर है, क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा मैं वही बोल रहा हूँ, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ क्लियर है, सबको क्लियर है, ऐसे मत करो। ब्लर हो रहा है, देखो थोड़ा बहुत ब्लर होगा, वो आपके लिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत नेटवर्क ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, समझ आनी चाहिए मेरे को, साथ में नोट करना है आपने। तो मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, हमें गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, तो मास भी सॉल्यूट का और नंबर ऑफ मोलर मास भी सॉल्यूट का। तो फॉर्मूले पुट करेंगे तो क्या आएगा, W2 अपॉन में mm2 इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में ml में गिवन हो, अगर वॉल्यूम में ml में गिवन, तो हम पता है कि ml को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम ml को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है। तो अगर हम ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करें, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 को क्या चला जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ml में है तो 1000 यूज करोगे,
अगर ml में गिवन नहीं है, लीटर में गिवन है, तब आप 1000 का यूज नहीं करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, सॉल्यूशन आ गया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कहीं पर भी आएगा, वॉल्यूम आएगा, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ये क्या है, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है, ये फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, बताओ फॉर्मूला क्लियर है आपको सबको, डेफिनेशन फॉर्मूला क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन करूँ आपको, एक दो क्वेश्चन, हाँ जी फटाफट रिप्लाई करो, क्वेश्चन तुम चलो। क्वेश्चन है आपके पास, 6.3 ग्राम of oxalic acid, if 6.3 gram of oxalic acid dissolved in 500 ml of solution, find molarity, find molarity। फटाफट देखते सबसे पहले कौन बनाता है इसको, कौन आंसर करता है। अगर 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी मोलैरिटी को फाइंड करो। एक आंसर आया है, सिमरन का आंसर आया है, देखते हैं बाकी का। चलो देखो, हमें पता है कि इसकी मोलैरिटी निकालनी है। देखो सबसे पहले हमें ऑक्सैलिक एसिड गिवन है, तो हमें पता है कि ऑक्सैलिक एसिड तो क्या होगा, हमारा सोल्यूट होगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा हमारा, वो सोल्यूट होगा। ओके, ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा हमारा, वो सोल्यूट होगा। ओके, तो दैट मींस जो हमें W2 गिवन है, कितना गिवन है, 6.3 ग्राम। W2 कितना गिवन है, वो 6.3 ग्राम। ओके, चलो देन उसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन है, कितने है वो 500 ml, वॉल्यूम गिवन कितने है, वो 500 ml वॉल्यूम गिवन है। ओके, चलो हमें क्या चाहिए, हमें W2 पता है, हमें वॉल्यूम पता है, हमें वॉल्यूम मास निकालना है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम मास निकालना है। देखो ऑक्सैलिक एसिड है, ये क्या हमारा ऑक्सैलिक एसिड, और हम कहते हैं कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट होता है, COOH ट्वाइस 2H2। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड तो वैसे लिखते हैं, बट जो भी हम जैसे अगर ये तो नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये हो गया हमारा एनहाइड्रस, ये क्या हो गया, ये हमारा एनहाइड्रस होगा। अगर हमें हाइड्रस बताना है, और ज्यादा जो मोलैरिटी हम फाइंड आउट करते हैं वो हाइड्रस से भी फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2H2 साथ में हो जाएगा। ओके, तो इसका जो मोलर मास आएगा, मोलर मास कितना आएगा इसका, 126 आएगा। मोलर मास कितना आएगा इसका, 126 आएगा। ओके, तो मोलैरिटी कितनी होगी, W2 है हमारा 6.3, ये कितना है 126 इनटू में 500 ml में हम क्या यूज करेंगे, 1000 का यूज करेंगे। ओके, यहाँ से तो क्या आ गया, 2 आ गया, इसको हटाएंगे यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे हटाएंगे तो 2, उसे 2 कैंसिल, अल्टीमेटली जो हमारी मोलैरिटी है वो कितनी आई है, 0.1 आई है। मोलैरिटी कितनी आई है वो हमारी, वो 0.1 आई है। ओके, तो 0.1 सिमरन का आंसर जो था वो 0.1 ही था। चलो नेक्स्ट लिखो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट लिखो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है डेफिनेटली। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, देखो जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग है, मिक्सिंग का मतलब है कि कोई नहीं, हम दो सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इन दो को क्या कर रहे हैं, हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, और उसकी मोलैरिटी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद हम उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसमें ना दो केस बन सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में क्या करेंगे, दो केस बनेंगे। एक केस तो होगा कि बोथ आर नॉन रिएक्टिव, बोथ आर नॉन रिएक्टिव, अगर दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव हैं, दोनों को नॉन रिएक्टिव है, मैं दो एसिड को मिला रहा हूं, दो बेस को मिला रहा हूं, दो सॉल्ट को मिला रहा हूं, दोनों कैसे नॉन रिएक्टिव है, आपस में वो रिएक्ट नहीं कर रही। एक किससे ये बनता है, एक है कि और ध्यान रखिए, मतलब याद दिया तो उसमें ना एक एसिड होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। ज्यादातर हम यही देख लेते हैं कि एक एसिड होगा, एक क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों एसिड होंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, बेस होंगे। अब यहाँ पे एसिड प्लस एसिड करोगे, या फिर क्या करोगे, बेस प्लस प्लस बेस करोगे। ओके,
ये तो क्या हो गई, ये हमारे नॉर्मलिटी और ये क्या हो गई, ये हमारे रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे केस 1। सबसे पहले हम करेंगे केस 1 करेंगे। अब केस 1 देखो, केस 1 है कि एक मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने दूसरे दो सॉल्यूशन है मेरे पास, इसकी जो मोलैरिटी है वो m1 है और वॉल्यूम कितना है इसका v1 है। एक सॉल्यूशन इसकी मोलैरिटी m1 और वॉल्यूम कितना है v1। इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो m2 है और वॉल्यूम कितना है इसका v2। फिर को दोनों को क्या किया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों क्या कर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया, उसकी मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को कैलकुलेट किया। क्या निकाला, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, या इसको MF बोलते हैं, दैट इज फाइनल मोलैरिटी। क्या बोलते हो, फाइनल मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या होगा उसका, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स ओवर अपॉन में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। ऊपर तो क्या करो, दोनों की मोल्स को ऐड कर दो और नीचे क्या करो, टोटल वॉल्यूम। ओके, अब टोटल वॉल्यूम तो मुझे पता है कि एक का v1 दूसरे का v2, क्या कर देंगे v1 प्लस v2 कर देंगे। अब मोल्स कैसे निकालें, मोल्स कैसे निकालें, सबसे इम्पोर्टेंट मोल्स कैसे, देखो हमें पता है कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2/V, मोलैरिटी इज इक्वल टू N2/V। अगर मेरे को N2 निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, M into V करना पड़ेगा। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा, m into v करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो क्या आएगा, m1 v1, और अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो क्या होगा, m2 v2 होगा। इसके मोल्स या इसके मोल्स आगे, दोनों के मोल्स क्या करना है, मेरे ऐड करना है। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला। फटाफट इसको बता दो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, समझ आया था ये वाला फर्स्ट केस, समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मुझे पहले। अगर केस समझ आया है तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बेस पे है बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। चलो एक तो मेरे पास है एनएच नहीं, ये है मेरे पास 5 मोलर 2 लीटर। दूसरा भी एनएच है मेरे पास, ये है मेरे पास 2 मोलर 3 लीटर। बताओ मोलैरिटी ऑफ एमएफ को कैलकुलेट करो, एमएफ को कैलकुलेट करो फटाफट बताओ। देखो सबसे पहले फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल कुछ कुछ भी इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो ये आंसर आया है सिमरन का, हाँ जी और बताओ फटाफट बताओ, देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन के अंदर आप बता सकते हो फटाफट। देखो यार जोर से रिप्लाई नहीं करते ना, ये गलत है, रिप्लाई आपको जरूर करना है। करेक्ट आंसर आया है और इससे पहले किसने क्या करता है, एक कम जाया है। चलो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले के अंदर पूरा देखते हैं किससे सही है। चलो भविष्य का भी आ गया, इसकी मोलैरिटी कितनी है, देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 5 इनटू क्या करना है 2, मतलब m1 5 है, v2 v1 कितना है 2 है, m2 कितना है 2 into 3 अपॉन में क्या करोगे 2 प्लस देखो दुनिया में कितना है 10 प्लस 6 अपॉन 16 अपॉन 5, 16 अपॉन 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो केस 2 जो इंपॉर्टेंट है, केस 2 ये तो बिल्कुल सिंपल है, साइन मोलैरिटी कैसे निकालना, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स वॉल्यूम पर दो चीज गिवन है, दो का तीन गिवन है, एंट्री दिया है साथ में होते हैं, देखो कि बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो, इन बोथ आर रिएक्टिव, बोथ आर रिएक्टिव, अगर दोनों के दोनों रिएक्टिव हो, अगर दोनों के दोनों क्या हो, दोनों के दोनों रिएक्टिव हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों के दोनों रिएक्टिव हो, जैसे मैंने वही पहले बताया आपको, एक एसिड है एक क्या है बेस है, एक एसिड और एक बेस है, और मेरे को निकालने है फाइनल मोलैरिटी, मेरे को निकालने है फाइनल मोलैरिटी। तो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला इसका लेफ्ट मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेफ्ट मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये है इसका फॉर्मूला। लेफ्ट मोल्स का मतलब क्या है, लेफ्ट मोल्स का मतलब है कि कितने मोल्स रह जाएंगे, कितने मोल्स बच जाएंगे। देखो दो आपस में रिएक्ट करेंगे ना, एक एसिड रिएक्ट करेगा और एक क्या करेगा, बेस रिएक्ट करेगा। एक एसिड रिएक्ट करेगा, एक क्या करेगा, बेस रिएक्ट करेगा। अब एसिड और बेस उनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक क्या होगा एक्सेस रिएजेंट होगा। एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक क्या होगा
एक्सेस रिएजेंट होगा। जो एक्सेस रिएजेंट है उसके जितने मोल्स बचेंगे, जो एक्सेस रिएजेंट है उसके जितने मोल्स बचेंगे वही तो क्या है हमारे पास लेफ्ट मोल्स। जो एक्सेस रिएजेंट है उसके जितने मोल्स बचेंगे वही तो क्या है हमारे पास लेफ्ट मोल्स है। वही तो क्या है हमारे पास फटाफट देखते हैं। सबसे पहले फाइनल मोलैरिटी कौन निकालना है, फटाफट फाइनल मोलैरिटी लेफ्ट मोल्स जिसके मोल्स बच जाएंगे, जो हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा का पूरा यूज होगा, बचेगा कौन एक्सेस। एक्सेस से करते हैं। चलो देखते हैं समझ आया नहीं आया, अभी तो तक नहीं आएगा, पहले एग्जांपल करो ना तब आ जाएगा। मेरे को देखना सबसे पहले कौन इसका आंसर निकाल के देता है, सबसे पहले कौन करता है। चलो सिमरन का आंसर आया और बहुत ही सही है सिमरन का आंसर। सिमरन वेल डन, सही कर रहे हो। देखते हैं और किसका आंसर आता है। अच्छा ये बताओ कि आपको मॉड्यूल मिल चुके हैं, ट्राई का आंसर आया है सही है। आपको मॉड्यूल मिल चुका है क्रैश कोर्स का, आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, प्रतीक का बिल्कुल सही आया है, मिल गए हैं। ओके चलो मैं आपको उसमें से क्वेश्चन दूंगा इवनिंग में आपके मॉड्यूल में। चलो सबका सही है, सबका सही सही आ रहा है, सही जा रहा है। देखो हमें पता है कि एम भी करेंगे, एम भी करने से क्या होता है मोल्स भी करते हैं, एम भी अभी भी करते हैं, एम भी करने से तो मोल्स भी करते हैं। अगर देखो अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में है तो मोल्स में होंगे, अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में तो मोल्स में, अगर वॉल्यूम हमारा एम में है, अगर वॉल्यूम क्या वॉल्यूम हमारा एम तो मिली मोल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे मिली मोल्स। जिन्हें हमने मिली में और मोल्स में कई बार उल्टे कर रखा है। तो अगर 0.1 into 100 आपको कन्वर्ट नहीं करना, बच्चे गलती करते हैं कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट नहीं करना, बिना कन्वर्ट यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे कितना है 0.1 into 50, यहाँ पे कितना है। हमें पता है कि रेशियो में क्या होगा H2O बनेगा साथ में NaCl बनेगा, H2O बनेगा साथ में क्या बनेगा NaCl बनेगा। ओके इसका भी एल्फिक्टर बनेगा, इसका भी एल्फिक्टर क्या है 1। तो जैसे रिएक्शन होगी ये हमारा क्या होगा लिमिटिंग रेशियो और ये क्या होगा हमारा एक्सेस रेशियो हो गया। ये पूरा का पूरा यूज होगा 10 में से 5 इसकी लिख जाएंगे, ये कितने बचेगा 5 बचेंगे और ये 5 बनेंगे, ये भी कितने बनेंगे 5। बच कौन सा गया रिएक्टेंट में ये बच गया, बच कौन गया एक्सेल बच गया। तो एमएफ कैसे निकालेंगे मिलीमोल्स में 5 मिलीमोल्स, ये ध्यान रखना 5 मिलीमोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 50 150 ml मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या है मोल पर लीटर। तो 1/30 मोल पर लीटर। आपको कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि नीचे लीटर भी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या करते हैं तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा 1/30। फटाफट बताओ समझ आया नहीं फटाफट। ऐसे किया तो हमने या कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां कन्वर्ट करेंगे, ऐसे में कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है। क्लियर है ये मोलैरिटी मिक्सिंग दो ही केस बनते हैं रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग। अब क्लियर है फटाफट मेरे को राइटर सेंड करो। लेफ्ट मोल कैसे आए, लेफ्ट मोल्स कैसे हैं देखो लेफ्ट मोल्स आए हैं हमारे मोल कांसेप्ट टॉपिक से। मोल कांसेप्ट में क्या करते हैं हम, इसके 5 मोल है इसके 10 मोल है, इसके 5 मोल है इसके 10 मोल, तो ये लिमिटिंग रेंज को ये एक्सेस लेवल को जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन होगी तो ये सारा का सारा यूज हो जाएगा, सारा का सारा बचेगा और ये बचेगा। तो इसके मोल्स ज्यादा है, इसके मोल्स क्या इसके मोल्स ज्यादा है, तो 0 आ गया, ये क्या आ गया ये 5 आ गया, 0 आ गया, ये क्या आ गया 5 आ गया। ओके और ये 5 पे करेंगे तो लेफ्ट मोल्स कौन सा बच गया लेफ्ट रिएक्शन होने के बाद 5 अपॉन 1। अंतिम बताओ फटाफट तन्वी समझ आया नहीं आया, आगे फटाफट बताओ। चलो नेक्स्ट लिखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, नेक्स्ट लिखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन नेक्स्ट जो टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। देखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट करना है
डाइल्यूशन का मतलब है हमें इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट का मतलब होता है कि हम उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। डाइल्यूट कैसे है, डाइल्यूट कैसे करते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं डाइल्यूट किसी भी सॉल्यूशन को। या तो उसके अंदर क्या करते हैं, मोलैरिटी हमेशा मोलैरिटी, समझ में आया, आप दोबारा अंडरस्टैंड करो। या तो मोलैरिटी हम क्या करते हैं, मोलैरिटी के अगर हमें डाइल्यूट करना है उसमें सॉल्वेंट को ऐड कर दो, हम क्या कर दो सॉल्वेंट को ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो सोल्यूट को कम कर दो। दो तरीकों से डाइल्यूट कर सकते हो ना, या तो सॉल्वेंट को ऐड कर दो या फिर सोल्यूट को कम कर दो। तो सोल्यूट को तो हम कम कर नहीं सकते, नॉर्मल तरीकों से नहीं कर सकते, हम सॉल्वेंट को जरूर ऐड करते हैं। जो भी मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं हम उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, सॉल्वेंट को क्या करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं। ओके, अब देखो जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट का मतलब हम उसके अंदर वाटर को, मान लो वाटर है हमारा सॉल्यूट, तो हमने वाटर को ऐड कर दिया, हमने क्या करते हैं वाटर को ऐड कर दिया। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे मोल्स है ना, जो हमारे मोल्स है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर ना 10 ग्राम शुगर को ऐड किया हुआ है। मैंने जो शुगर सोल्यूशन है 100 ml मान लो, उसके अंदर 10 ग्राम हमारा शुगर है, उसके अंदर क्या है 10 ग्राम हमारा शुगर है। मैंने उसके अंदर 100 ml वाटर और डाल दिया, मैंने क्या किया 100 ml वाटर और डाल दिया, तो क्या शुगर कम ज्यादा होगी? शुगर तो हमेशा 10 ग्राम ही रहेगी, अगर मैं वाटर को ऐड करूंगा या उसमें से कम करूंगा शुगर तो उतना ही रहेगा, क्योंकि मैं शुगर के साथ तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तो जो मोल्स हैं सोल्यूट के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मोल्स हैं सोल्यूट के वो क्या रहेंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। वो क्या रहेंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। हमेशा सेम का मतलब है कि बिफोर डाइल्यूशन भी और आफ्टर डाइल्यूशन भी जो मोल्स है ना, मोल सोल्यूट के वो सेम रहेंगे, क्योंकि मैंने सोल्यूट के साथ तो कुछ किया ही नहीं, मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया। और बिफोर डाइल्यूशन क्या था M1 V1, और आफ्टर डाइल्यूशन क्या था M2 V2। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया डाइल्यूशन का, मोलैरिटी डाइल्यूशन M1 V1 = M2 V2। ये है बिफोर, पहले मोलैरिटी कितनी थी, पहले वॉल्यूम कितना था। ये है फाइनल, फाइनल मतलब बनने के बाद कितना बना, फाइनल, जिसको ऐसे हम फाइनल वॉल्यूम भी बोलते हैं, और इसको फाइनल मोलैरिटी भी बोलते हैं। देखो फाइनल का मतलब कैसे है, जैसे पहले मेरा 1 लीटर था, पहले कितना मेरा 1 लीटर था, मैंने उसके अंदर सर मोलैरिटी क्या हमेशा नॉन-एक्टिव सब्सटेंस नहीं दिया, नहीं आप मोलैरिटी रेक्टिंग की भी निकाल सकते हो, नॉन दोनों की निकाल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, रेक्टिंग की भी फाइंड आउट कर सकते हो, नॉन-एक्टिव। ओके चलो लेट्स से कि मैंने वही बात की कि पहले मेरा लेट्स से कि 1 लीटर था, पहले मेरा सोल्यूशन कितना 1 लीटर, मैंने उसके अंदर 9 लीटर और ऐड कर दिया सॉल्वेंट, मैंने उसमें कितना सॉल्वेंट ऐड कर दिया 9 लीटर ऐड कर दिया। मान लो कि इसकी डेंसिटी वगैरह बढ़ है और उसका जो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे, तो मेरा जो वॉल्यूम है कितना बनेगा 10 लीटर बनेगा, मेरा वॉल्यूम कितना बनेगा 10 लीटर बनेगा। अब मेरे को ये बताओ आप यहाँ पे 9 फुट करोगे, 1 फुट करोगे या फिर 10 फुट करोगे, फटाफट मेरे को आंसर मारो। देखो दोबारा क्वेश्चन सुनो, मेरा मेरा पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, मेरा पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर था, मैंने उसके अंदर 9 लीटर और ऐड कर दिया, मैंने मान लिया कि इसकी डेंसिटी 1 है। ओके अब बताओ V2 की जगह 1 फुट करोगे, 9 फुट करोगे या फिर 10 फुट करोगे, देखते सही कौन आता है, बहुत सही पर आपका सही अभी तो सही, यहाँ पे क्या पुट करोगे आप 10 फुट करोगे, क्या पुट करोगे 10 फुट करोगे। ओके चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी बेस पे, क्वेश्चन है हमारा कि 0.5 मोलर H2SO4, हमारा क्या है 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, हम इसको डाइल्यूट करते हैं फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, हमने लेके इसको डाइल्यूट किया फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। बताओ इसकी मोलैरिटी और डाइल्यूशन कितना है, बताओ मोलैरिटी फाइनल मोलैरिटी कितनी है, बताओ इसकी फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी, देखना सबसे पहले कौन बताता है। बहुत सही सिमरन में आंसर आया, सही है बिल्कुल, सही है, प्रतीक का भी सही आंसर है। चलो फॉर्मूला क्या है हमारा, M1 V1 = M2 V2, M1 कितना है 0.5 है, इनटू V1 कितना है वॉल्यूम 1 लीटर,
इज इक्वल टू m2, अभी तक तो सही है। m2 कितने मोलैरिटी है, हमें निकालनी है। अब v2 होता है फाइनल वॉल्यूम। देखो इन्होंने बोला कि 1 लीटर टू 10 लीटर, 10 लीटर बन गया, इन्होंने क्या बोला 10 लीटर बन चुका है। इन्होंने ये तो ना बोले कि 10 लीटर ऐड किया, इन्होंने बोला 10 लीटर बन चुका है, बन चुका मतलब फाइनल है। तो m2 कितना आएगा 0.05, मोलैरिटी कितनी होगी हमारी 0.05, मोलैरिटी कितनी होगी 0.05। ओके क्लियर है ये मोलैरिटी डायरेक्शन सबको, मोलैरिटी डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस करेंगे मोलैरिटी के बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी के बेस बहुत सारे कन्वर्जेंस होते हैं, आपने जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट हो जाएंगे कन्वर्जेंस। नेक्स्ट लिखो कन्वर्जेंस। देखो मैंने आपको 4-5 कन्वर्जेंस परसेंटेज में बताई थी, परसेंटेज और स्ट्रेंथ में कन्वर्जेंस बताई थी, याद है आपको सारी? मैंने स्ट्रेंथ को और परसेंटेज में कन्वर्ट कराया था, तो उन्हीं कन्वर्जेंस का यूज करते हैं मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे, उन्हीं सेम कन्वर्जेंस का यूज करना हमने और उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना। ओके हां याद रखो। देखो हमें पता है कि सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, W2 अपॉन mm2 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा लीटर में है। ओके mm में होगा तो क्या लगा देंगे 1000 लगा देंगे। हमारे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेंथ का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ को बोलोगे नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं बोलोगे, स्ट्रेंथ को बोलोगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ को क्या बोलोगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बोलोगे स्ट्रेंथ। ओके तो हमारी स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया W2 अपॉन में ग्राम में क्या होगा W2 अपॉन लीटर वॉल्यूम। ओके तो सबसे पहली कन्वर्जन जो आती है सबसे फर्स्ट कन्वर्जन वाई स्ट्रेंथ इनटू मोलैरिटी, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू देखो W2 और V की जगह W2 अपॉन इसकी जगह तो क्या आ गया स्ट्रेंथ आ गया, इसी जगह क्या आ गया स्ट्रेंथ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया mm2 दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, mm2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ये? फटाफट बताओ मेरे को मोलैरिटी को और स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करने के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जरूर लिखना है आपने 1 है या 2 है, तो मैंने बताया ना कि 2 लिखेंगे 2 किसको कन्वर्ट करेगा सॉल्यूट को, और 1 किसको करता है सॉल्वेंट को, तो ये आपको जरूर लिखना है। अगर आपने लिखा तो आपको याद रहेगा कि हमें सॉल्यूट का पुट करना है या फिर सॉल्वेंट का पुट करना है। ओके तो इसका ध्यान रखना। चलो बस एक बार हमें स्ट्रेंथ की निकालनी है और बाकी तो हमने की हुई है, बाकी तो हमने की है, बाकी क्यों है हमने बाकी क्या कर दिया हमने, देखो लास्ट क्लास में स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज W by V, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज W by V इनटू में क्या किया इनटू में 10, एक तो कन्वर्जन ये की थी, फिर स्ट्रेंथ इज इक्वल परसेंटेज W by W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 और परसेंटेज V by V इनटू D2 इनटू 10 और एक हमने की थी ppm W by W into density of solution upon 10 raised to power 3। ये हमने 4 कन्वर्जन मैंने आपको कराई थी, बस चारों को यूज करके मोलैरिटी को कन्वर्ट, सिंपल सी बात है। क्लियर है ना तुमको? तो सेकंड करेंगे हम, वो करेंगे परसेंटेज W by V और मोलैरिटी के बीच में। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज W by V और इनटू में क्या करोगे 10 और अपॉन में क्या आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? फटाफट बताओ मेरे को ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, बाकी सारी सेम वाले बताओ फटाफट क्लियर है या नहीं क्लियर है। हाँ फटाफट कैंसिल करो मेरे को बताओ क्लियर है ना। स्ट्रेंथ और बाकी को कन्वर्ट करना आता है हमें और मोलैरिटी कर तो बस फटाफट फॉर्मूला लिख लें और नेक्स्ट करेंगे परसेंटेज W by W इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या आ गया हमारे पास परसेंटेज W by W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्यों ध्यान रखना आपने dS क्या है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और dQ क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, तो डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना। और एक क्या आएगा हमारे पास V by V, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट यूज करेंगे। आपको मैं फॉर्मूला ड्राइवर के बता दें कि कैसे होते हैं याद है। ओके
कन्वर्जन से जो आपका क्वेश्चन है वो विद इन 10 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको सही से थोड़ा लर्न है तो, वरना हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मिनट का राउंड लग सकता है। अगर आपको कन्वर्जन आती है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन फॉर्मूला जस्ट पुट करना और आंसर आ जाएगा वहां से, समझ आना चाहिए उस समय में ना, मेरा समझ आना चाहिए। बताओ किसी को डाउट है कन्वर्जन से, बताओ मेरे को। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में पहले मैं कन्वर्जन लिखूंगा, देखो इसको ना मैंने ड्राइव नहीं कराया आपको, पहले मैं उसको फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आपने जाके देखना है कि क्या सेम फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा मोलैरिटी का। अब so x2 into density of solution into 1000 upon x1 mm1 plus x2 mm2। ये फॉर्मूला लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमें करना है मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी के अंदर क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्राइव करके बताऊं तो इस फॉर्मूले से अल्टीमेटली लास्ट में मोलैरिटी निकलेगी हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या लिखा हमने, x2 into डेंसिटी सॉल्यूशन into 1000 अपॉन में क्या आ गया x1 mm1 प्लस x2 और mm2, ये फॉर्मूला जहां पे x1 और x2 क्या है, x1 और x2 मोल फ्रैक्शन, x1 क्या है, x1 मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का। ओके, अगर मैं x का वैल्यू पुट करूं, x2 का क्या हो जाएगा हमारा n2 अपॉन n1 plus n2 into density of solution into में 1000 upon n1 upon n1 plus n2 molar mass plus n2 upon n1 plus n2 into में molar mass of solution। ओके, देखो यहाँ पे भी n1 plus n2, यहाँ पर भी n1 plus n2, यहाँ पे n1 plus n2, नीचे से कॉमन लेंगे ऊपर से, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नीचे नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास कौन मोलर मास। तो जैसे हम n1 की जगह पुट करेंगे W1 अपॉन में मोलर मास को, तो मोलर मास में क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली हमारे पास ऊपर क्या आएगा n2 into डेंसिटी सॉल्यूशन into में 1000 अपॉन यहां से W1 और यहां से W2 आएगा। ओके, अब देखो जो W1 और W2 क्या है, W1 है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट और W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहां से क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। साथ में डेंसिटी का यूज किया हुआ है, जो वेट है सॉल्यूशन का वो किसमें बन जाएगा, वॉल्यूम में बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। और जो डेंसिटी ऑफ ग्राम पर ml में होगी तो ये ml में लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं हमने 1000 का दिया, तो ये करते इसलिए हमारा फॉर्मूला ये है। ओके, बताओ फटाफट, किसी को डाउट है तो फटाफट बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर किसी को डाउट है तो नेक्स्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फटाफट बताओ किसी को डाउट है तो। ये कन्वर्जन देखो, 6 कन्वर्जन वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन वाली नहीं है, बाकी वाले सारे सेम है। ओके, फटाफट बताओ किसी को अगर डाउट है तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता सबसे पहले क्वेश्चन कौन करेगा। चलो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन करो। चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। चलो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, बताएगा मेरे को कोई, क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट करते हैं, बताओ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर, देखो सबसे पहले कौन बताता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इसको ऐसे बोलते हैं कि वाटर की मोलैरिटी क्या है,
देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हाँ जी आंसर आए हैं, प्राक आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और बताओ फटाफट। प्राक का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी जल्दी बताओ फटाफट, तन्वी, सिमरन, प्रतीक, भावेश, फटाफट आंसर दो मेरे को अपने। अभिनव का भी सही है। सिमरन का भी सही है। चलो कंप्लीट। देखो हमारे दो रोड की लेट कैसे निकाल दो, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा जो वोटर है वो कितने में 1 लीटर, हम लेट कर दिया, हमें उसको लेना पड़ेगा ना, तो हम लेट कर देंगे 1 लीटर। ओके। देखो वॉल्यूम कितना आया इसका, वॉल्यूम आ गया इसका 1 लीटर। वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम 1 लीटर आ गया। ओके। अब हमें बताइए जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। प्योर वाटर डेंसिटी में 1 होती है, 1 ग्राम पर एमएल या 1 केजी पर लीटर। ओके। तो उसके ऊपर अगर मैं करूं, तो यहाँ से जो वेट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, मेरे पास 1000 ग्राम निकल कर आएगा। देखो मैंने वॉल्यूम लेट कर दिया, वॉल्यूम कितना है हमारा 2 लीटर है। तो अगर मैं उसके ऊपर डेंसिटी लगाऊंगा तो डेंसिटी का वॉल्यूम जो मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1000 ग्राम आएगा। फॉर्मूला पुट करूंगा, W2 कितना है मेरा 1000 अपॉन मोल पर मास, वाटर का मोल मास कितना होता है, ये इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, क्वांटिटी कितना है 55.5, मैं 55.5। ओके क्लियर है सबको ये। हाँ जी क्लियर है सबको। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, कन्वर्जन का दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। चलो एक क्वेश्चन है फटाफट देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ बस आपको ऐसे क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन which has a concentration of, calculate the molarity of calcium carbonate solution which has a concentration of 200 ppm, which has a concentration of 200 ppm। कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है और उसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है हमें कितनी गिवन है, 200 ppm गिवन है। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी हमने क्या निकालनी है, मोलैरिटी। अंडे फॉर्म कर लेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी ऑफ ppm में कन्वर्जन क्या है, to ppm W by W into डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 10 raised to power 3 into में mm2 आएगा। ये फॉर्मूला होगा हमारा। अब देखो डेंसिटी गिवन नहीं है, और अगर ऐसी सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन नहीं है ना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो अपन डेंसिटी 1 मान लेंगे। अगर डेंसिटी गिवन नहीं है तो आपने बस डेंसिटी के अकॉर्डिंग कर देना है इसको। तो मोलैरिटी 0 ppm कितना है हमारा, 200 डेंसिटी कितनी है 1 10 raised to power 3 into में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना 100 आता है। तो ये से ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 2 into 10 raised to power -3 मोल पर लीटर। 2 into 10 raised to power -3 मोल पर लीटर। बताओ किसका ये आंसर आएगा, फटाफट से बताओ किसका यही आंसर आएगा, 2 into 10 raised to power -3। सब बताना है आपने, तो चलो सबका ही है। चलो मैं क्वेश्चन दूंगा शाम को आपको, और कंसंट्रेशन टर्म्स के आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेक्स्ट लिखो मोलैरिटी, नेक्स्ट लिखो मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। तो हम बताएं कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी के अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जैसे सॉल्यूट के, उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन। ओके, मोलैलिटी के अंदर क्या है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स जो लेंगे सॉल्यूट के लेंगे, इसको हम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में उसको ऐड करेंगे। ओके, तो मोलैलिटी का देखो, जो मोलैलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, N2 अपॉन में W1, N2 अपॉन में W1। N2 के नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को इससे करेंगे W1 से करेंगे ना सॉल्वेंट को, तो ये क्या है हमारा केजी के अंदर है। तो उसकी यूनिट क्या होनी है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ओके, वही की नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, W2 अपॉन में मोल मास ऑफ 2। अगर हमें केजी में ग्राम में गिवन है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या ये बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। ओके, चलो बाकी इसके अंदर से दो ही कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है सबसे, मैं कन्वर्जन अगर आपको इसके अंदर कुछ नहीं निकालना है, मोलैलिटी ना मिक्सिंग में निकालते हैं, मोलैलिटी डाइल्यूशन में निकालते हैं, बात नहीं करते हैं मोलैलिटी, वो मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी के अंदर मोलैलिटी डाइल्यूशन या मिक्सिंग नहीं निकालते। ओके, दो ही कन्वर्जन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो है सबसे पहले कन्वर्जन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, क्या मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, तो वो आएगी हमारी मोलैलिटी इज इक्वल टू x2 into में 1000 अपॉन x1 into में मोल मास होगा। ये कन्वर्जन सबसे पहले कन्वर्जन तो ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, x2 into 1000 अपॉन x1 into मोल मास ऑफ 1। ओके, इसको आप करके भी देख सकते हो। देखो x2 की जगह मैं लिख सकता हूँ n2 अपॉन n1 प्लस n2 इनटू में क्या आ गया 1000 आ गया, अपॉन में क्या करोगे x1 क्या हो गया हमारा n1 अपॉन n1 प्लस n2 इनटू में मोल मास ऑफ 1, तो n1 n2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया n2 इनटू में 1000 और n1 क्या होता है हमारा W1 अपॉन में मोल मास ऑफ 1, इसलिए कैंसिल हो गया। ओके, ये ग्राम के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1000 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा मोलैलिटी का निकल गया। फॉर्मूला क्या बन गया, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दूसरी है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना चाहिए। ओके, इसके लिए हमें डेंसिटी पता होना चाहिए, इसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू में मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी तो 1000 अपॉन डेंसिटी इनटू 1000 माइनस मोलैलिटी इनटू में मोल मास ऑफ, ये कन्वर्जन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोलैलिटी और मोलैलिटी की कन्वर्जन है। मोलैलिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी, मोलैलिटी इज 1000 इनटू 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी और मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी ये बना और मोलैलिटी दोनों कन्वर्जन बहुत ज्यादा मोलैलिटी की, दोनों को फर्क दोनों कनेक्ट करते हैं। इसको भी आप करके देख सकते हो, क्या आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा सही से। डोंट वरी, देखो नॉर्मली में मोलैलिटी की तारीफ तो आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, ये क्या होगी हमारी कन्वर्ट करेंगे, किससे कन्वर्ट करते हैं, इसको कैपिटल एन से करते हैं। ओके, तो ऊपर जो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट किसके आएंगे, सॉल्यूट के आएंगे, अपॉन नीचे क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, किसमें आएगा लीटर में, ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम आएगा। ओके, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर,
उनकी अपनी ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर। ओके, अब हम ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं हमारे गिवन मास दैट इज W2 जैसे सॉल्यूट के निकालते हैं अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सर ग्राम कहीं आगे क्या लिखा है, ग्राम क्या लिखा है, EQ लिखा है मैंने, EQ, EQ मतलब इक्विवेलेंट, ग्राम EQ शॉर्ट में लिखा मैंने इक्विवेलेंट है, ग्राम EQ ग्राम इक्विवेलेंट है, EQ मतलब इक्विवेलेंट। ओके, तो ग्राम जैसे नंबर ऑफ मास निकाल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां से निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, बोलते हैं हमारे पास मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो मेरे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट में वो कितना आ जाएगा हमारे पास W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ टू, एन फैक्टर कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब मैं इस ग्राम इक्विवेलेंट को यहां पुट करता हूं। ओके, तो फिर हमारी नॉर्मलिटी है वो कितनी बनेगी, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ टू इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर इसके अंदर बहुत अलग चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर बताऊंगा भी होता क्या है, कैसे निकालना है, सारा कुछ बताऊंगा भी आपको। ओके, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। यहां तक बताओ किसी को डाउट है इस फॉर्मूले में, कुछ समझ आया मुझे बताओ, यहां पे बताओ फिर आगे से फॉर्मूला बताओ, फटाफट बताओ अगर यहां पे तो आपको बताओ। हाँ जी, फटाफट बताओ, फटाफट मेरे को जस्ट सेंड करो। हाँ जी, है किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे निकल गया सर एन फैक्टर है, एन फैक्टर तो बताऊंगा मैं अभी आपको, जो एन है एन फैक्टर है, एन फैक्टर तो बताऊंगा अभी क्या होता है। ओके, देखो ये आपका है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ टू इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, मोलैरिटी का क्या है और मोलैरिटी का ये, अगर मैं इसमें कितनों का पुट कर सकता हूं, कितनों को मोलैरिटी पुट कर सकता हूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मेरे को मोलैरिटी गिवन है, मेरे को जस्ट उसके एन फैक्टर से क्या करना है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को जस्ट क्या करना है उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो मैं यही करूंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नॉर्मलिटी निकालनी है तो आप नॉर्मलिटी को डायरेक्ट मत निकालो, आप पहले क्या करो, आप पहले मोलैरिटी निकालो, पहले मोलैरिटी निकालो, जो उसका फैक्टर है उससे क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो उसका फैक्टर है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी, आपके पास क्या आएगी, नॉर्मलिटी। ओके, अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर ना, एन फैक्टर हम एसिड का भी निकालते हैं, बेस का भी निकालते हैं, सोल्ट का भी निकालते हैं, और भी बहुत का निकालते हैं। मेजर हम तीन की बात करेंगे, एसिड की, बेस की और सोल्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है। देखो एसिड के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं, वो होती है हमारी बेसिसिटी, बेसिसिटी होती है जो एसिड का एन फैक्टर होता है, एसिड का जो एक्चुअल में एन फैक्टर होता है वो उसकी बेसिसिटी ही होता है, एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो उसकी बेसिसिटी की इक्वल होता है। ओके, और बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है कि नंबर ऑफ H positive ions replaceable, number of H positive ions replaceable in acid in given acid, इसलिए क्या बोलेंगे उसे हम एन फैक्टर बोलेंगे। कि देखो हमें पता है ना एसिड क्या होता है, एसिड बोलते हैं जो H पॉजिटिव आयन रहते हैं, एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव आयन रहते हैं। ओके, जितने H पॉजिटिव आयन देगा उतने ही उसकी क्या होगी, एन फैक्टर होगा, जितने H पॉजिटिव आयन देगा उतने ही क्या होगा उसका एन फैक्टर। ओके, मैं सीरीज में लिख रहा हूं HCl HNO3 H2CO3 H2SO4 H3PO4 H3PO3 H3PO2 और H3BO3। ओके, इनका फैक्टर मैं बताऊंगा, मेरे का फैक्टर मैं बताऊंगा। ओके, देखो सबसे पहले बात तो
एक्चुअल हर बार ये एक्चुअल पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद कितने एच पॉजिटिव देगा, एक एच पॉजिटिव देगा, पानी में जाने के बाद क्या करेगा, एक एच पॉजिटिव देगा, तो उसका एन फैक्टर भी कितना होगा, एन फैक्टर से कितना होगा, तो इसका 1 हो गया, फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर इसका 1 हो गया। ओके HNO3 यदि पानी में जाने के बाद एक एच पॉजिटिव देगा, इसका एन फैक्टर 1 है। H2CO3 H2CO3 का 2 एच पॉजिटिव, दोनों के दोनों क्या दे सकता है, एक ही दे सकता है, दोनों दे सकता है, डिपेंड करता है कैसे। मैक्सिमम एनर्जी किसका कितना होगा, 2 होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा कितना होगा, तो इसका 2 होगा। ओके H2SO4 ये भी ऐसे है, ये भी इसका कितना होगा, 2 होगा। H3PO4 देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, H3PO4 का होगा 3, इसका 2, इसका 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये आपको पता ही नहीं, पता इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ये पता था ही नहीं पड़ा आपको पहले। आगे एक्सप्लेन करना है इसको, इसका 3 कैसे, इसका 2 कैसे, इसका पता कैसे, इसका 3 कैसे, इसका 2 कैसे, इसका 1 कैसे। देखो H3PO4 क्या होता है, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, PO, देखो अगर आप इसको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, P डबल को O लगाना है, सबसे पहले क्या करना है, P डबल को O लगाना है। ओके फिर जितने ऑक्सीजन है उतनों के साथ OH लगा देना है। ओके फिर नेक्स्ट हो गया हमारा H3PO3, सबसे पहले क्या करते हैं, P डबल को O लगा दो, कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो 2 OH लगा दो, फिर एक गैस बच गया, फिर गैस लगा दो, फिर आ गया H3PO2, सबसे पहले P डबल को O लगा दो, कितना ऑक्सीजन बच गया, 1 OH, बाकी 2 क्या बचे हमारे हाइड्रोजन। ओके अब देखो हमें पता है कि वही H पॉजिटिव पानी में जाने के बाद ब्रेकडाउन होगा, वही H पॉजिटिव पानी में जाने के बाद ब्रेकडाउन होगा, जो क्या होगा, जो वीक होगा, जिसका बॉन्ड या जिसका बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड उसका वीक होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, बॉन्ड उसका वीक होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच। ओके तो यहां से एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, तो कितने जाएंगे, 3 चलेंगे, कितना होगा, यहां से ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये फास्फोरस से अटैच है, तो इस ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड क्या है, ये स्ट्रांग है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है, वीक है, तो ये दोनों है इसका समझना, यहां से क्या जाएगा, एक है। ओके तो इससे आंसर क्या बना, H3PO3 का कितना होता है, 15, H3PO3 का कितना होता है, 15। ओके CH3COH इसका भी कितना होता है, जिसमें यही H पॉजिटिव का था जिससे रहता है। नेक्स्ट सेकंड केस एन फैक्टर ऑफ बेस, बेस में कुछ भी खास फ्रैक्शंस नहीं है, और बताइए कि बेस का क्या होता है, बेस के हम एसिड निकालते हैं, एन फैक्टर किसके इक्वल आएगा, एसिडिटी के इक्वल आएगा, एन फैक्टर किसके इक्वल आएगा, एसिडिटी के इक्वल आएगा। ओके और एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल इन बेस, कितने नंबर में OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल है बेस के अंदर, वही क्या होगा इसका आंसर होगा, जो बेस का बेस के अंदर कितने नंबर में हमारे OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल है, वही क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके जैसे आपको पता है कि नॉर्मल अगर हम बात करें MgOH ट्वाइस सेंटीमीटर की वैल्यू है, AlOH थ्राइस, इसके अंदर कितने सेंटीमीटर 3 है, NaOH इसके अंदर कितने मान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें कितने हैं, 2 है। ओके तो भाई जितने OH लेंगे सारे के सारे दे देंगे ये, तो उतना ही क्या होगा, उतना इसका आंसर होगा। ओके नेक्स्ट थर्ड केस वो है हमारे सोल्ट का, तो सोल्ट के अंदर होता है हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, इसको ध्यान में रखना है, कौन से टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज जो सोल्ट होगा। ओके जैसे मैं कहूं कि अगर मेरे पास केवल देखो MgCl2, मेरे को पता है MgCl2 कैसे ब्रेकडाउन होगा, Mg2 पॉजिटिव है प्लस 2Cl नेगेटिव है, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। ओके टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है। ओके और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, देखो एक नोड पे एक नेगेटिव कितने इक्वल है, तो टोटल नेगेटिव भी कितना है, 2 आ गया, मेरे को उसका क्या है, मेरे को उसका मोड लेना है, मेरे को उसका मोड लेना है, तो फिर इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर 2। ओके इसका आंसर कितना, इसका आंसर 2 हुआ। AlCl3
कैसे बनाना होगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। ओके, तो एल्यूमिनियम तो एक है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर 3 टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 आ गया। और क्लोराइड, हर एक क्लोरीन पे नेगेटिव है, कितने क्लोरीन है 3 है, तो टोटल कितना आ गया 3, कंडक्टर कितना आ गया 3। किसी को डाउट बताओ, मेरे को तो किसका बताओ फटाफट। An2SO4 करो, देखिए सबसे पहले कौन था, इसका कैरेक्टर क्या होगा Al2SO4 थ्राइस, इसका कैरेक्टर कितना होगा, देखो कैसे जनरेट होगा ये 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 नेगेटिव। ओके, प्राकृतिक है। देखो आपने क्या करना है, इसको ना मल्टीप्लाई करना है यहाँ से ऐसे, बस ये चीज अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्लोली का ठीक है, आपने सुना करना मल्टीप्लाई करना है 3 into 2 6। भाई हर एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, कितने एल्यूमिनियम है 2, एक पे 3, 2 पे कितना हुआ 6, SO4 पे 2 चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, कितने है 3 है, 3 into 2 6, आंसर कितना आ गया 6 आ गया, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, एक क्वेश्चन करो ये करो, इसके आंसर करो बताओ, डबल सोल्ड है, डबल सोल्ड। फटाफट बताओ, सबसे पहले पहले का बताओ। एलम, दूसरा मोहर सोल्ड, इतना एलम है, फिर करें ये है हमारा मोहर सोल्ड। गलत आंसर था ये आपका, प्रहलाद का आंसर सही है। अभिनव का आंसर है ये, प्रहलाद का, प्रहलाद आपने क्या लिखा है आंसर, प्रहलाद दोबारा से निकलना पड़ेगा। उसका ठीक है, जो मैच लाएगा अभिनव का। चलो देखो, सबसे पहले हमें एलम एलम नंबर कैसे डबल सोल्ड है, एक सोल्ड दिया, एक सोल्ड दिया, ये सोल्ड कैसे जोड़ना होगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ से क्या मिलेगा K2SO4, तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 4 नेगेटिव। वाटर तो ब्रेकडाउन सुना था, वाटर तो वाटर की फॉर्म में रहेगा, वाटर तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर और मॉलिक्यूल्स में जाएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ से कितना आया 6 आया, यहाँ से कितना आया 2 आया, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 6 और 2। टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करो 3 into 2 6 और 2 यहाँ से 6 और 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, दो फोल्ड है ना, तो एक पॉजिटिव यहाँ से एक पॉजिटिव यहाँ से, तो दोनों के पॉजिटिव क्या कर दो ऐड कर दो, दोनों के पॉजिटिव क्या कर दो आप ऐड कर दो। ओके, ऐसे ही यहाँ से एक तो मिलेगा अमोनियम NH4 पॉजिटिव, कितने हैं 2 हैं, और एक Fe के ऊपर 2, तो 2 और 2 4, एंड कितना आ गया 4। नेगेटिव के साथ नेगेटिव, एक SO4 है, एक SO4 है, 2 SO4 है, नेगेटिव भी नहीं 4 आएगा। फटाफट बताओ, मेरे को चैप्टर क्लियर है देख लीजिए, फटाफट बताओ नेक्स्ट टॉपिक है। मुझे फटाफट वैसे सेट करो इसका, क्लियर कर देख लिया तो बताओ मेरे को बहुत सारा, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी बताओ, किसी को डाउट रहता है चैप्टर के अंदर किसी टॉपिक में। ओके, और नेक्स्ट नॉर्मलिटी में दो तरह की नॉर्मलिटी हम वही निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिमिलरिटी में सेम नॉर्मलिटी को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे हम नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मलिटी मिक्सिंग, इसके अंदर भी दो केस बनते हैं। पहला केस केस 1, when both are non reactive, when दोनों में क्या हो गया non reactive, और बाद में फाइनल फाइनल नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, अब के बाद प्रिलिमिनरी करते हैं अकाउंट में टोटल वॉल्यूम, सेम सिमिलरिटी का फिर केस 2 आएगा, if they are दोनों क्या हो रिएक्टिव है,
कंडक्टर ने टोटल लेफ्ट मोल से लेफ्ट एंड लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम। वहां पे मोल्स के अंदर क्योंकि मोलैरिटी थी, यहाँ पे जरा यूनिट करनी थी, तो यहाँ पे क्या नॉर्मलिटी है, तो मैं ये लिख रहा हूँ हमारे पास नॉर्मलिटी की वैल्यू है, तो रहेगा बिफोर डाइल्यूशन और क्या होगा आफ्टर डाइल्यूशन। तो जो सी ग्राइंड में क्या रहेगा, सेम रहेगा, n1 टेबल इज बढ़ रहा है तो मिल जाएगा। v2 क्या है हमारा, v2 हमारा फाइनल वॉल्यूम और n2 क्या हमारा फाइनल नॉर्मलिटी। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। ओके, फटाफट इसको एक बार नोट डाउन करो। यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सारी की सारी क्या होगी, वो कंप्लीट होगी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होगी, सारी की सारी वो हमारी कंप्लीट होगी, इसमें कोई भी कंसंट्रेशन हमारी नहीं लगेगी। आगे बताओ कोई डाउट है फटाफट इसमें, कंसंट्रेशन एनालिसिस में कोई डाउट है आज मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, इधर आपकी बुक लेटर से आपको क्वेश्चन बताऊंगी, यहां से यहां तक क्वेश्चन आपने करने हैं उसको। ओके चलो, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हम करेंगे सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम सोल्यूबिलिटी। संडे को टेस्ट है, सिलेबस कहां तक आएगा, संडे को आपका टेस्ट है, देखो जहां तक होएगा ना वहीं तक ही आएगा। मेरी कल भी क्लास पे रहती है, मैं कल काफी ज्यादा मतलब कल हमारा मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स मेन होते हैं वो खत्म हो गए, उसका सोल्यूबिलिटी फिर हम करेंगे, हैंडल वगैरह करेंगे, नरम राउंड में आ जाएंगे, उसके बाद फिर चैप्टर हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जहां तक हो जाएगा ट्राई करेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस है इनको करना है, जहां तक होगा वहीं तक है। ओके, तो नेक्स्ट देखो फटाफट सोल्यूबिलिटी। देखो सॉल्यूबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, मैंने एक बार तो मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, एक मैं और ले रहा हूँ, वहां पे मैं सॉल्ट को शुगर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, एक बार मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो बताओ दोनों में से सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, ऑब्वियसली जो सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर उनकी जो उनका जो नेचर नेचर कैसा नेचर सेम है, तो हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो रही है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमें उसको फाइंड आउट भी करना होगा। ओके, तो देखो सॉल्युबिलिटी हम दो टर्म्स में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, एक तो पढ़ेंगे किसी सॉल्वेंट को हमने लिक्विड के अंदर ऐड किया, उसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उससे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, एक करेंगे कि गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, एक बात करेंगे हम जो गैसेस सब्सटेंस है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, एक तो बात करेंगे कि जो हमारा सॉलिड सॉल्यूट होगा लिक्विड सॉल्वेंट, एक करेंगे गैसियस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दोनों केस में लिक्विड रहेंगे, पर जो सॉल्यूट है वो तो रहेंगे हमारे चेंज रहेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, देखो होता क्या है कि जैसे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट है, हम शुगर को वाटर में ऐड कर लेंगे, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, हम शुगर को ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, डिसॉल्व होगा। हमें देखिए एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब शुगर ऐड होना बंद हो जाएगी, पॉइंट ऐसा आएगा कि जब शुगर ऐड होना बंद हो जाएगी, वहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो होता क्या है कि इसका फिनोमेना क्या है कि जैसे हमने क्या लिया, सॉलिड लिया, या फिर यहाँ पे लिखा हमने क्या लिया, हमने सॉल्यूट लिया और हमने क्या किया, उसको सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्यूट को हमने क्या किया, सॉल्वेंट में ऐड किया,
तो यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ये क्या बोलता है कि हमारा सोल्यूशन, ये केवल सोल्यूशन है। देखो जैसे हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट बन गया, हम शुगर को ऐड कर देते हैं, शुगर डिसॉल्व होती है, शुगर को ऐड करते हैं, शुगर डिसॉल्व होती है। एक पॉइंट ऐसा है कि शुगर एटोम बन गई, ओके। जैसे मान लो तो वो बन गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने क्या किया, हमने और शुगर उसके अंदर डाल दी, हमने क्या किया, और शुगर उसके अंदर डाल दिया। हम कहते हैं कि शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होगी, बट होता क्या है कि जो हमने नए पार्टिकल्स डाले ना, जो नए पार्टिकल्स डाले हमने शुगर के, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो पुराने पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी तो डिसॉल्व है, वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा और ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। देखो जैसे हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट बन गया, उसके बाद मैंने शुगर के पार्टिकल्स ऐड किए उसके अंदर, देखो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, बट होता क्या है कि जो अभी मैंने डाले हैं नए पार्टिकल्स, वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो पुराने पार्टिकल जो ऑलरेडी डिसॉल्व है, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, उनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, ओके। तो जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। इसको तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी ना, उसको बोलेंगे हम डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, जो मिक्सिंग का जो फिनोमेनन होता है ना, उसको ही हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। जब हम सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बन रहा है, उसी को डिसोल्यूशन बोलते हैं, ओके। और जब सॉल्यूशन से सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं, जब सॉल्यूशन से सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ओके। फटाफट बताओ मेरे को, समझ आया नहीं समझ आया आपको, ये इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, समझ आया नहीं आया, डिसोल्यूशन क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे। समझ आ गया ना, ओके। चलो फिर इसकी डेफिनेशन लिखो, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन है इसकी, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द maximum amount of solid solute, maximum amount of solid solute dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution at particular temperature called solubility। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, जैसे अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, तो हमने 100 ग्राम ना वाटर ले लिया, हमने क्या किया, 100 ग्राम वाटर ले लिया। 100 ग्राम वाटर के अंदर हम शुगर को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब तक ऐड करेंगे, जब तक सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड नहीं बन जाए, जब तक सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड नहीं बनेगा, ओके। जैसे सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन गया, वहां तक जितने भी हमने शुगर को ऐड किया, दैट इज वही क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी, वही क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितने अमाउंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड हो सकता है, और उससे जो सॉल्यूशन बनना चाहिए ना, हमारा सैचुरेटेड बनना चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए, सैचुरेटेड बनना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कि जो जो सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है हमारा, वो है हमारा टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है, वो है हमारा टेम्परेचर है। फर्स्ट क्या है हमारा, वो टेम्परेचर है, ओके। देखो होता क्या है कि जैसे हमने शुगर को ऐड कर रहे हैं, मैंने बताया था ना, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो शुगर उसमें और ऐड हो जाएगी। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो शुगर क्या होगी, और ऐड हो जाएगी। तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हुई है, वो हमारी इंक्रीज हुई है, ओके। तो इसमें तीन केस बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, हमारे तीन केस बनते हैं। पहला केस बनेगा विद सॉल्युबिलिटी इंक्रीज
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला केस बनेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके देखो यहाँ पे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आएगा। हमें पता है कि ये होता है हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं। ओके और साथ में उसको क्या करें हीट दे दें और यहाँ से क्या मिलेगा हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। ओके देखो हमें पता है कि ये जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी रिएक्शन है ये कैसे हमारी एंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे हमारे एंडोथर्मिक है कि देखो हमें जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम हीट देंगे तभी वो क्या बनेगा सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, तभी वो क्या होगा सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। ओके तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलर प्रिंसिपल ये ना केमिकल इंजीनियरिंग बनता है। तो अभी अगर मैं भी केमिकल प्रिंसिपल पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो केमिकल प्रिंसिपल क्या बोलता है देखो हीट में यहाँ पे हीट में इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है जहाँ पे हम उसको हीट देते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के। एक्सोथर्मिक क्या होता है जहाँ पे हीट क्या होती है रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट रिलीज होती है। ओके देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज कर इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमारी कहाँ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन कहाँ जाएगी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन कहाँ जाएगी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि सॉल्यूट अलग होगा सॉल्वेंट अलग होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है हमारी वो क्या होगी वो हमारी कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होगी। ओके तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे जो जो फॉरवर्ड क्या होती है फॉरवर्ड हमारी एंडोथर्मिक होती है। फॉरवर्ड क्या होती है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी इंक्रीज। ओके ऐसे ही हमारा बी पार्ट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें और सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ये केस बनेगा हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन प्लस हीट। अब देखो जो कितना लिखे हैं कितने प्रोडक्ट्स हैं कितना लिखे हैं हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कैसे रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। सडन सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हर बार नहीं होता। देखो किसी केस में एक्सोथर्मिक हो सकता है किसी केस में एक्सोथर्मिक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सोथर्मिक हो जरूरी है कि हर बार एक्सोथर्मिक हो। डिपेंड करता है एग्जांपल्स पे। जैसे मैंने शुगर को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो एक्सोथर्मिक है। बट जैसे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड पता है ना कैल्शियम ऑक्साइड को जब डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है ना क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है वहां से। तो फिर ये क्या होगा ये एक्सोथर्मिक हो गया। ये क्या होगा ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हो ना तो कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व भी नहीं होगा भाई क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है यहाँ पे जो है हीट रिलीज हो रही है। ओके तो डिपेंड करता है उसके कंपाउंड में जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल्स हर एक नहीं कर रहे ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डायरेक्शन हमारी बैकवर्ड आएगी। डायरेक्शन हमारी बैकवर्ड आएगी तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी क्या होगी सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ हमारी इंक्रीज। ओके तो ये डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसी है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है तो क्या होगी तो इन्वर्स हो जाएगा। ओके फटाफट बताओ मेरे को ये समझ आया या नहीं फटाफट बताओ। ओके इसके अंदर जो तीसरा केस बनता है थर्ड केस क्या बनता है हमारा वो बनता है कि देखो फर्स्ट केस में क्या है टेम्परेचर के डायरेक्ट सेकंड केस में क्या टेम्परेचर के इनवर्स है। ओके थर्ड केस बनेगा कि टेम्परेचर के साथ ना कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर मतलब कंटीन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा कंटीन्यूअसली डिक्रीज नहीं रेगुलर ट्रेंड नहीं। तो थर्ड केस में नो रेगुलर ट्रेंड। देखो कई 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 केस में होता है कई अमाउंट्स का होता है जैसे हमारा ये Na+O4 टेम्परेचर
अगर हम इसको टेम्परेचर दें तो इसको क्या देगा, इसको हीट दें, तो होता है कि 32.4 डिग्री सेल्सियस पे ये मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। 32.4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। ओके, इसी टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि जब हमारी कोई एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले का अमाउंट हमारा सोडियम सल्फेट डॉट NH2, अब क्या बन गया, कंपाउंड भी चेंज हो गया, उसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे किसी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, ऐसे किसी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता। जैसे ये सॉल्वेंट है, ये टेम्परेचर है, फिर पहले तो बढ़ी, कहां तक बढ़ी, जब टेम्परेचर हमारा 32.4 डिग्री तक, और फिर क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पे, मतलब कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पहले इंक्रीज हो रही है, बाद में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता। तो जैसे है हमारा थर्ड केस, कि कई कंपाउंड ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ना कन्वर्ट कर देते हैं अपनी फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो वही होता है हमारा, उसी टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस केस में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, उस केस में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा। ओके, फटाफट बताओ, मैं तो सही से आप क्लियर है तो आपको फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट केस करेंगे ना, केस नंबर 2। हाँ जी बताओ, क्लियर है प्रभु सब? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, और उसका सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर कौन सा है उसका, वो है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सेकंड फैक्टर कैसा है, वो है इसका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमें पता है, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है इंटरेक्शन के ऊपर। सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। हमें पता है ना कौन सा वाला टेस्ट है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो जैसा है वैसे ही क्या होगा, दोनों में पता है कि अगर कोई पोलर है, अगर कोई सॉल्यूट का नेचर पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा। अगर किसी सॉल्यूट का जो नेचर है वो नॉन पोलर है, तो वो कैसे किससे ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो जिस तरह से नॉन पोलर में क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व होगा। ओके, जैसे अगर बात करें हमारे पास सोल्ट है, सोल्ट इन H2O, एक है हमारे पास शुगर इन H2O। हमें ये तो पता है कि जो वाटर है, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। वाटर कैसा, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। इनमें से ज्यादा पोलर कौन सा है, सोल्ट है या फिर शुगर है, इनमें से ज्यादा पोलर कौन सा, उनमें से हम बताइए सोल्ट है। तो फिर ये क्या होगा, ये ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो ये क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऑब्वियसली ना, सोल्ट है, सोल्ट करेंगे जब आप सोल्ट को करते हैं शुगर में और वाटर में, तो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, हमें को ज्यादा करना नहीं पड़ता। बट जब हम शुगर को करेंगे हमें स्टर करना पड़ता है, मैं मतलब स्टर करना पड़ता है, ज्यादा स्टर करना पड़ता है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है, अमाउंट भी कम डिसॉल्व होगा, इसका अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक, तो इंटरेक्शंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे हमें पता है कि इसमें रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम बात करें कि ऑयल या फिर ग्रीस, हम बोले कि जैसे अगर हम स्टार्ट किया में ऑयल या ग्रीस का स्पॉट लग जाता है, तो क्या करता है, नॉर्मल वाटर से तो साफ ही नहीं होगा, वो नॉर्मल वाटर से वो साफ ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाटर का नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। वाटर का नेचर अलग है, इसका नेचर क्या है, अलग है। अगर आप इसको वाटर में करोगे तो वाटर में क्या हो रही है, इनसॉल्युबल होगा, वाटर में क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ओके, बट वही अगर हम बताएं कि इसको हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करें, किसी अगर इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा बेंजीन हो सकता है, CCl, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, उसके अंदर क्या है, हाईली सोल्यूबल, उसके अंदर क्या है, हाईली सोल्यूबल। ओके, तो इंटरेक्शंस मैटर करती हैं, उनका नेचर मैटर करता है कि आपस में उनका नेचर कैसा है। अगर नेचर सेम है तो सोल्यूबल ज्यादा होंगे, नेचर सेम नहीं है तो सोल्यूबल क्या होंगे, कम होंगे। बट फिर भी वाटर के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, कोई थोड़ा होता है कोई ज्यादा होता है,
वाटर हर किसी को क्या होता है डिजोल्व हो जाता है, किसी को थोड़ा करें किसी को ज्यादा करें, क्यों? क्योंकि तब तो वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तब तो वाटर क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी जो डिजोल्व करने की जो पावर है ना बाकी को डिजोल्व करने की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सबको डिजोल्व कर लेता है, किसी को कम करें किसी को ज्यादा करें। और वो होता है इसका डायरेक्टली कांस्टेंट, वो इसको किससे बताते हैं, हमारे डायरेक्टली कांस्टेंट। वाटर की जो डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो अराउंड 78.5 होती है। डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है? द एबिलिटी टू डिसॉल्व इन इट, जो किसी को भी डिसॉल्व करने की पावर अपने अंदर डिसॉल्व करने की पावर, तो क्या बोलते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो वाटर का सबसे हाई होता है दैट इज 78.5 के अराउंड होता है डायरेक्टली। बताओ बताओ ये वाला फैक्टर समझ आया नहीं आया? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, फटाफट इसको नोट डाउन करो और बताओ मेरे को ये समझ आया या नहीं आया। इसका फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये जो सॉल्वेबिलिटी का जो फॉर्मूला है लास्ट में क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डायरेक्टली कांस्टेंट दोबारा बता दूंगा। देखो डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है, बनाने की किसी कोई हर एक सॉल्वेंट को डायरेक्टली कांस्टेंट निकालते हैं, लाइक सोडा में करते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट। हाँ देखो वो डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है, किसी को अपने अंदर डिसॉल्व करने की पावर, किसी को भी अपने अंदर डिसॉल्व करने की पावर, उसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट बोलते हैं। वाटर क्या होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसकी डेफिनेशन amount of solute, maximum amount of solute dissolved in solvent 100 ग्राम solvent, भाई क्या बोला हमने solvent, भाई क्या बोला हमने solvent। ओके ठीक है, सही है ना? आगे आपको जो वीडियो सही दिया ना, बताओ। हाँ जी, कोई समस्या है तो बताओ। चलो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट था, जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट करेंगे अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड। नेक्स्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड। फटाफट लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड। सर वॉइस गूंज रही है, क्लियर नहीं सुन रहे, गूंज रही है अभी तक तो सब सही था। देखो चलो अगर थोड़ा सा लिख लो, 5-7 मिनट की बात रह गई होने वाला है। नेक्स्ट को कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है इसकी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज का it is defined as the maximum amount of gas, it is defined as the maximum amount of gas at STP, maximum amount of gas at STP, so because of standard temperature pressure, maximum amount of gas at STP dissolved in unit volume of liquid, dissolved in unit volume of liquid, dissolved in unit volume of liquid to form saturated solution, dissolved in unit volume of liquid to form saturated solution called solubility. Repeat करना, it is defined as the maximum amount of gas at STP dissolved in unit volume of liquid, dissolved in unit volume of liquid at particular temperature and pressure is known as solubility। कोई एक मिनट
वॉल्यूम के अंदर क्या एक बार में ज्यादा 1 लीटर आ जाए 1 लीटर के अंदर कितनी गैस डिसॉल्व हो सकती है एसटीपी पे मतलब एट पर्टिकुलर टेंपरेचर और प्रेशर पे उसी का नाम होगा उसी सॉल्युबिलिटी होगी ओके तो ये जाओगे भाई हमारी सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट सीक्वेंस जो दो इंपॉर्टेंट है वो इसके फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ओके फैक्टर्स तीन फैक्टर करेंगे पहला फैक्टर होगा नेचर दूसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर होगा प्रेशर दो को तो अपन इस सेक्शन के अंदर ही कर देंगे नेचर को और टेम्परेचर को प्रेशर वाला होगा उसके अंदर हेनरी लॉ आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ओके और तो सबसे पहले हम नेचर क्या होता है देखो हमें पता है कि वो गैसेस किसी भी सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगी जिसमें वो रिएक्ट करेंगे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं सबसे पहली बात इसके अंदर यही लिखनी है अगर गैसेस किसी सॉल्वेंट में रिएक्ट करती है किसी सॉल्वेंट में रिएक्ट करती है तो वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी कैसे एग्जांपल देते हैं आपको अमोनिया वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है अमोनिया वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ऐसा क्यों है क्योंकि वो वाटर के साथ क्या करती है रिएक्ट करती है क्या फॉर्म करती है NH4OH क्या फॉर्म करती है वो NH4OH भाई HCl भी गैस होती है ना HCl गैस होती है HCl वाटर के अंदर क्यों ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि वाटर में जाने के बाद क्या हो जाएगा वो H3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव रिसेट हो जाएगा वो रिएक्ट करेगा भाई CO2 वाटर के अंदर क्यों ज्यादा सॉल्युबल है क्यों क्योंकि वो हमें कार्बनिक एसिड मिल जाएगा तो जो गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करती है सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती है तो वो तो अपने आप में ज्यादा सॉल्युबल है क्यों क्योंकि वहां पे वो रिएक्शन होती है वहां पे नया कंपाउंड बन गया वहां पे वो रिएक्शन हो गया उस केस में क्या होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा ज्यादा क्या होगी सॉल्युबल होगी समझ आया नहीं आया पहला पॉइंट नेचर के अंदर फर्स्ट पॉइंट है नेचर के अंदर फर्स्ट पॉइंट है अगर कोई गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट करेंगे तो ज्यादा सॉल्युबल होगी बस सिंपल सी बात है ये फर्स्ट पॉइंट हाँ जी क्लियर है जी फटाफट बताओ चलो नेक्स्ट है कि अब बात उनकी करते हैं जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती मतलब जो सॉल्वेंट का रिएक्ट नहीं करती जो नॉन रिएक्टिव है ओके तब हम उनको चेक करेंगे तब उसको चेक करेंगे उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे उसको चेक करेंगे तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे जैसे अब हमारे पास एक हीलियम है एक ऑक्सीजन है और एक हमारे पास नाइट्रोजन है एक हीलियम एक ऑक्सीजन और एक है हमारे पास नाइट्रोजन ओके हमें पता है कि हीलियम तो कैसी है हीलियम तो नोबल गैस है हीलियम तो कैसी हीलियम तो नोबल गैस है हीलियम के मॉलिक्यूल हीलियम के एटम के बीच में आपस में इंटरेक्शन बहुत कम है क्यों क्योंकि वो क्या है ये हमारा नोबल गैस है फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होती है ये भी अपना इनर्ट के एलिमेंट होते हैं और O2 तीनों ही क्या है तीनों ही एक तरह से वाटर में डालेंगे तो रिएक्टिव होंगे वाटर में डालेंगे तो रिएक्टिव होते हैं बट अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताऊं तो O2 ज्यादा सॉल्युबल होगी फिर N2 होगी और फिर क्या होगी हीलियम होगी ये उसका ऑर्डर है ऐसा ऑर्डर क्यों आया ऐसा ऑर्डर आया कि इनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है आपस में इंटरेक्शन जिसकी जितनी कम होगी आपस में इंटरेक्शन उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उसकी क्या होगी ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उसकी क्या होगी देखो हीलियम नोबल गैस है भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसका तो मास भी कम है फिर नाइट्रोजन से O2 तो फिर सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी O2 की N2 की बताओ समझ आया नहीं आया समझ ये बताओ जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी ओके अब देखो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉल्वेंट के साथ तो इंटरेक्ट करेंगे वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेंगी जिनकी आपस में ही इंटरेक्शन है जिसकी आपस में ही नहीं बनती दूसरों के साथ क्या बनाएंगे वो ठीक है वही नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी ज्यादा होगी ये हमारा पहला पेपर है दूसरा पेपर लिखो टेम्परेचर टेम्परेचर देखो टेम्परेचर ना हमें अपने सॉल्युबिलिटी सॉल्ट में तीन गैस कहते हैं
टेम्परेचर के डायरेक्टली टेम्परेचर की इन्वर्सली और टेम्परेचर में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता। यहाँ पे क्या होता है, आप हमेशा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमें पता ना कि जैसे कोई लेट्स से कि हमारा वाटर है, हमें पता है कि वाटर के अंदर में ना ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। अगर आप उसको हीट करोगे वाटर क्या करोगे, बॉइल करोगे, तो जितनी भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना वाटर में से वो निकल जाएगी, बबल्स की बबल्स बनेंगे, वहां से क्या हो जाएंगे, वो इवॉल्व आउट हो जाएंगे। ओके, जैसे आप देखते हो कि जो लेक्स होती है, जो रिवर्स होती है, लेक रिवर के अंदर जो अगर सर्दियों के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है, सर्दियों के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है, गर्मी में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होते हैं वहां पे। क्यों होती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऑक्सीजन वहां से इवॉल्व आउट हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहां से इवॉल्व आउट हो जाएगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको गर्मियों में ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ से ऑक्सीजन लेगा, जो वाटर के अंदर है। अब गर्मियों में क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहती, बहुत कम रहती है, तो फिर उनको ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सही से जो अभी प्रॉपर ग्रोथ जिनकी नहीं हुई है, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ओके, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी।